हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड वेव्स। तो आपके तीन तरीके के वाइब्रेशन होते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है। एक बार मान लीजिए कि वेव को प्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एस से इंडिकेट हुआ है, टाइम टी है। और अगर वेव को प्रोड्यूस करने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें क्या होता है, कोई भी कमी नहीं होती है। जो उसका एम्पलीट्यूड है वो पूरे मोशन के दौरान क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, या फिर कोई आप स्ट्रिंग लीजिए, ठीक है, स्ट्रिंग लीजिए, उससे जो आपका कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ उसमें आप वाइब्रेशन कराइए और उसमें क्या, उसका जो मोशन हो, उसका जो एम्पलीट्यूड हो, वो टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो टाइम के साथ अगर आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा किसी भी वाइब्रेशन या किसी भी ऑसिलेशन का, सो दैट इज कॉल्ड फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। तो फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का लॉस तो होना क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके एनवायरनमेंट में या एयर में जब भी आपका कोई एनर्जी प्रोड्यूस हुआ या फिर कोई भी ऑक्सीलेशन होता है, तो आपके एयर पार्टिकल के रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो अगर आपका टाइम के साथ वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। और अगर टाइम के साथ ऑक्सीलेशन में जो उसका एम्पलीट्यूड हो धीरे धीरे क्या होने लगे, कम होने लगे और एनर्जी का लॉस होने लगे और लास्ट में जाकर आपकी वेव क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। टाइम के साथ अगर वाइब्रेशन एक बार स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि साउंड वेव हो या फिर पार्टिकल, साउंड वेव के जो पार्टिकल है उनका एक बार वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ या किसी भी तरीके का अगर ऑक्सीलेशन होता है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपका ऑक्सीलेशन में भी होता है। तो अगर एक बार वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन स्टार्ट हुआ और जो एनर्जी है उसकी कंटिन्यूस, उसकी एनर्जी उतनी बनी रहे ना, अगर उसकी एनर्जी उतनी बनी रहेगी कंटिन्यूस, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहे, सेम रहे, जो वेव का पहले एम्पलीट्यूड है वो सेम आपका वेव का एम्पलीट्यूड बने रहे, और इसके ऐसे में क्या होगा, ऐसे में प्रोसेस तो कभी आपका रुकेगा ही नहीं रुकेगा। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को बोलते हैं नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब है, जब आपको क्या रहे, वैक्यूम रहे, क्या रहे, वैक्यूम रहे। वैक्यूम में क्या होता है आपका, वहाँ तो कोई है ही नहीं, एनर्जी का लॉस के लिए कोई हुआ ही नहीं है, किस तरीके का उसमें एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं होगा। वहाँ पे एक बार जो एम्पलीट्यूड आपका, जिस एम्पलीट्यूड से वेव प्रोड्यूस हो गई, उसी एम्पलीट्यूड से आपका क्या रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके का वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होता है और इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आपके जैसे गिटार होता है, तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है कि इस तरीके से चीज़ों को, इस तरीके से वायर्स को अरेंज किया जाता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है और वहाँ पे जो वायर होती है या स्ट्रिंग होता है, चाहे गिटार ले लें, ठीक है, जो आपके वायर वाले, स्ट्रिंग वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसका जो स्ट्रिंग है, उसका अगर टेंशन टी है और उसका लेंथ एल है एंड मास पर यूनिट लेंथ आपका स्मॉल एम है, तो उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वायर में या स्ट्रिंग में, दैट एफ विल बी इक्वल टू 1/12 √T/m, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वायर वाले, स्ट्रिंग वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, दैट विल बी इक्वल टू 1/12 √T/m। यहाँ पे टी क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है, एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एम इज मास पर यूनिट लेंथ। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। आपको ये फॉर्मूला में टर्म्स, टी क्या है, टेंशन है, एल लेंथ है, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। अगर ये टी एल एम उस स्ट्रिंग का टेंशन, लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ है, तो आपका उस स्ट्रिंग से, उस इंस्ट्रूमेंट से जो आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F इक्वल टू 1/12 √T/m, ठीक है। अब नेक्स्ट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, एक बार अगर वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, और वाइब्रेशन के बाद जो आपका वेव का एम्पलीट्यूड है
वो टाइम के साथ क्या ना कम होता जा रहा है। देखिए वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये फर्स्ट ऑक्सीलेशन है, देन सेकंड ऑक्सीलेशन है, या फिर फर्स्ट वाइब्रेशन है, सेकंड वाइब्रेशन है, धीरे धीरे आपका वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस तरीके के वाइब्रेशन को कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। और ये आपका होता किसकी वजह से है, इट विल बी बिकॉज ऑफ रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। इसके आसपास का जो है जिस भी मीडियम में या फिर जिस भी मीडियम में आपका ये प्रोसेस हो रहा है, इसमें मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, या फिर एक रेजिस्टिव फोर्स, एक रेजिस्टेंस काम करेगा जो इस प्रोसेस को रोकने का काम करेगा। उसकी वजह से ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगता है इस वाइब्रेशन का। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन में क्या हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता है। एक बार जब वाइब्रेशन होता है तो उसका जो एम्पलीट्यूड अगर ए है तो टाइम के साथ उसका सेम एम्पलीट्यूड बना होता है। इसमें कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और वेव आपका कंटिन्यूस से कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जब इसका एम्पलीट्यूड कम होगा ही नहीं होगा तो ये वेव जो एक बार प्रोड्यूस हो गई ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कभी एनर्जी का इसका लॉस नहीं होगा। लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकली जो वाइब्रेशन होता है वो डैम्प्ड वाइब्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि जब मीडियम में एक बार आपका वाइब्रेशन होता है तो मीडियम में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है और धीरे धीरे करके इसका जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो कम होने लगता है और एक टाइम के बाद ये वेव क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दो तरीके का वाइब्रेशन देखा, नेचुरल वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन में क्या था कि आपका वेव कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जिस एम्पलीट्यूड से वेव मूव कर रही है उसी एम्पलीट्यूड से आपका मोशन होगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम बनी रहेगी, ठीक है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, सॉरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो उसका मोशन है वो होता रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड भी कभी भी कम नहीं होगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या था, डैम्प्ड वाइब्रेशन में जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा और उसकी वजह से जो एनर्जी है उसका लॉस होने लगेगा, वेव की एनर्जी, और एक समय के बाद आपका वेव डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन में क्या है, पहले वाइब्रेशन होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है या फिर जिसमें भी आप वाइब्रेशन हो रहा है, पहले वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। जो वाइब्रेशन होगा तो आपकी बॉडी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, उससे वो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब लगता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बॉडी वाइब्रेट कर रही है, अब आप चाहते हैं कि इससे हमें और अच्छा रिजल्ट मिले और वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रही है लेकिन एक एक्सटर्नल सोर्स के जरिए आपने इस बॉडी पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। अब आपको जो फोर्स अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए क्या है, FA है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है आप उसको चेंज कर देते हो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। अब जो वाइब्रेशन हो रहा है वो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है, बॉडी का जो वाइब्रेशन खुद से होता है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जो वाइब्रेशन होता है उसे बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन। लेकिन अब जब आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, अब जो बॉडी का वाइब्रेशन है वो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है, अब जो वाइब्रेशन है दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अपने हिसाब से बॉडी को वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन समझ में आए। नेचुरल वाइब्रेशन में जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी खुद की जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप बॉडी वाइब्रेट कोई कर रही है उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके आप अपने फोर्स के अकॉर्डिंग बॉडी को वाइब्रेट करा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो आप जो बॉडी मूव कर रही है वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, उसका मोशन नहीं हो रहा है, उसका मोशन किसके साथ हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी आपने इसको दिया है, जो फोर्स अप्लाई करके इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपने दिया है, बॉडी अब अपनी खुद की जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उससे वाइब्रेट न करके जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, बॉडी की मान लीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी है FN, पहले बॉडी थी, बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे था FN, और फोर्स अप्लाई किया गया तो फोर्स अप्लाई करने पर जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है फोर्स की, जो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी है इफ इट इज FA, अब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आज की अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दोनों फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो,
बॉडी अपने नेचुरल फ्रिक्वेंसी Fn से मूव कर रही है और जब फोर्स अप्लाई किया गया उसको जो फ्रिक्वेंसी दिया जा रहा है दैट इज Fa, अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी दोनों ही इक्वल हो उस केस को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस क्या होता है? when natural frequency of body will be equal to the applied force frequency Fa, this condition and this situation is called resonance condition। तो रेजोनेंस कंडीशन किस केस में होता है? ये आपका फोर्स वाइब्रेशन के केस में होता है। नेचुरल वाइब्रेशन के केस में तो कोई जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी होती है। बॉडी की नेचुरल वाइब्रेशन में सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो होती है बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अब बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी में अगर आपका जो बॉडी मूव करता है तो आपका नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कभी भी क्या होता है, कम नहीं होता है। जिस एक एम्पलीट्यूड के साथ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है उसका वो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन में। आज अगर आपका वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड फिक्स ना हो, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या करे, डिक्रीज करने लगे, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब आ गया कि बॉडी अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, लेकिन उसमें अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया जाए और बॉडी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट न करके किसी और की फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है। अब फोर्स वाइब्रेशन के केस में एक स्पेशल केस है रेजोनेंस का केस। रेजोनेंस कब होता है? जो अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया गया है वाइब्रेशन के लिए, इस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर आपकी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। और इसका यूज कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, टीवी हो गया है, फ्रिज हो गया है, इनमें आपका ये रेजोनेंस का केस, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में रेजोनेंस की कंडीशन को अप्लाई किया जाता है, ये इसका मेन यूज होता है रेजोनेंस का। और वहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स की फ्रिक्वेंसी उसको नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल करके अप्लायंसेस को बनाया जाता है। थैंक यू।